जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा के एक बृहद मंच एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हमारी जो है भारतीय संविधान की कक्षा होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक समग्र चर्चा करी थी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एक बृहद स्तर पर समझ आया होगा। तो आज जो हमारा ये सत्र होने वाला है, इसमें हम विशेषता जो है भारत की कार्यपालिका पर एक दृष्टिपात करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो भारत की कार्यपालिका पूरी प्रणाली है, पूरा जो हमारा प्रजातंत्र है, एक लोकतंत्र है, वो किस हिसाब से गवर्न किया जाता है। और उसका जो सर्व प्रमुख व्यक्ति होता है हमारा, वो होता है राष्ट्रपति। उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इन सबको एक आत्मसातीकरण करने के बाद एक हमारा आज का ये भी उद्देश्य होगा कि जो हमने मौलिक कर्तव्य उस कक्षा में देखे थे और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको हम भारतीय संविधान की मूल प्रति से भी अपने अंदर उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। तो चलिए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका का जो हमारा तात्पर्य होता है, संघ का मतलब यही है कि जो हमारा पूरा एक राज्य है, कई सारे राज्य क्षेत्रों का एक समायोजन है, वो हमारा कहलाता है भारत का भारतीय गणतंत्र। उसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं और उनके अंदर जिलों का एक पूरा हिस्सा होता है। और जैसा कि संविधान में एक अनुच्छेद में ये भी वर्णित है कि भारत एक गणराज्य होगा, तो इसका मतलब है कि जो भी भारत की सीमा है वो 1 इंच ना तो कम होगी ना 1 इंच ज़्यादा होगी, वो पूरी एक फिक्स है। और उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं वो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर अब सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन राज्य की तरह राष्ट्रपति भी देश का औपचारिक प्रमुख होता है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है, उसके कुछ पहलू जो हैं वो हमारे संविधान में भी अंगीकृत किए गए हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में जो है वहाँ पर महारानी जो है वो शासन को चलाती है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यपालिका का प्रमुख तौर पर देखा जाता है। ब्रिटेन की साम्राज्य का पद जो है वो वंशानुगत होता है और भारत का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो वहाँ पर एक अगर हम छोटा सा उसमें भिन्नता देखें तो जो हमारा ब्रिटेन की महारानी है, उसका पद जो है वो वंशानुगत है। यानी वंशानुगत का मतलब क्या हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। पहले वो राज करेंगी, फिर उनके और जो नाती आएंगे या उनके पौत्र होंगे, पोत्री होंगी, वो जो है उस पर शासन करती जाएंगी। लेकिन भारत में जो है ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है उसको, और निर्वाचक मंडल को कौन चुनता है, वो भारत की जनता चुनती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है, जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारा भारत महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं, और जो प्रथम भारत की महिला होती हैं वो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं महामहिम राष्ट्रपति की धर्मपत्नी जी होती हैं। तो आगे देख लेते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष भी इनको कहा जाता है। जो संवैधानिक अध्यक्ष होंगे वो भी हमारे भारत के राष्ट्रपति कहलाएंगे। उसके बाद अधीनस्थ अधिकारी, इसमें अनुच्छेद 53 में एक और अनुबंध हमें देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति है वो हमारा जो है अधीनस्थ अधिकारी होता है। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब ये होता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का सर्वोच्च अधिकारी। अब अगर हम एक जनरल तौर पर बात करें तो हमारी जो कार्यपालिका होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक होती है हमारी संसद, दूसरी होती है हमारी मंत्रिमंडल, और तीसरी होती है हमारा लोकसभा। तो इन सबका जो प्रमुख होता है, इसमें अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गई और जो हमारे मंत्रिमंडल हो गए, इन सब में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो हमारा कहलाता है राष्ट्रपति। तो उसी के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक की पूरी चर्चा इसमें दी गई है। आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 58 जो है वो हमें ये विख्यापित कराता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या जो योग्यताएं हैं वो अनिवार्य बनाई गई है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर पहली जो शर्त है, अयोग्यताएं का मतलब होता है योग्यताएं, कि कौन कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो बेसिकली एक वह भारत का नागरिक हो। तो सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या चुनाव में जो है नामांकन करवाएगा, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। 35 से कम का व्यक्ति उसके लिए अहर नहीं होगा, वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता हो। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य के लिए हैं, चाहे राज्यसभा का हो या फिर वो लोकसभा का हो, तो लोकसभा में जो प्रमुखता जो सांसद होते हैं हमारे या फिर मंत्रीगण बनते हैं उसके आधार पर, तो वो जो शर्त मान्य होती है उनकी, वो सारी शर्तें भी राष्ट्रपति के लिए जो है मान्य होंगी।
उसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा में उनकी योग्यता हो गई, एजीएम ने देख लिया। फिर हम आगे बात कर लेते हैं भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा दोनों के नियंत्रण के लाभ पर ना हो। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा भारत समूह है वो केंद्र राज्यों में विभाजित है। तो केंद्र की सरकार होती है और पूरे राज्यों की बात करें तो अपने राज्य स्तर की सरकार होती है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अहर होगा उसमें एक शर्त ये भी डाली गई कि वो व्यक्ति किसी भी केंद्र अथवा राज्य के सरकार के किसी भी पद पर आसीन कुछ टाइम नहीं होगा या फिर वो लाभ के पद पर कोई भी प्राधिकारी नहीं होगा। वो व्यक्ति जो है इसके लिए एलिजिबल है। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति से अनुच्छेद। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य वर्णित हैं, जिसमें पहले दिया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राजधानियों और राष्ट्रगान का जो है आदर करे। उसके बाद ये मूल कर्तव्य हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित और उच्च आदर्शों में हृदय में संजोए रखने वाले हैं उनका पालन करें। अर्थात जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी सम्मिलित हुए थे हमें उनका भी आदर करना चाहिए। भारत की संप्रभुता प्रभुत्व की अखंडता की जो है हमें रक्षा करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। और भारत के सभी लोग जो हैं समरसत्ता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और भाषा और प्रदेश पर आधारित सभी भेदभाव का परे रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्रकृति से भी कुछ हमें संरक्षण के संबंध में यहाँ पर उपबंध देखने को मिलते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत भारत वन्य जीव की रक्षा करें और संवर्धन करें और जो है दया भाव भी रखें। बाकी जो है साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ उपबंध मिलते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करें। फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें जो कि हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी भी होती है। और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों पर समस्त उत्कर्ष की ओर जो है बढ़ने वाले प्रयास करें और प्रयत्न की ओर उपलब्धियों की ऊंचाई को छू लें। उसके बाद ये उपबंध दिया कि यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो यथास्थित बालक हैं वो प्रतिपाल शिक्षा के अवसर को उनको मुहैया कराया जाए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि भी हमने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका में, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी दिए गए हैं। तो फिलहाल हम भारत के उपराष्ट्रपति को देखेंगे आगे। यहाँ पर अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति दी गई है उसकी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में जो है निहित होगी और उसका जो प्रयोग है वो अनुसार या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। पूर्वगामी उपबंध में व्यापकता के प्रतिकूल प्रभाव डालें और संघ की सर्वोच्च राष्ट्रपति में निहित विधि द्वारा विनियमित होगा। तो ये यही बता रहा है कि जो राष्ट्रपति हमारे वो किस तरह से गवर्निंग बॉडी के तहत हमारे इसमें कार्य करते हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें जो है किसी भी विद्यमान विधि के राज्य सरकार की प्राधिकारी के बारे में दिया गया अंतरित समझी जाएगी और राष्ट्रपति से भिन्न प्राधिकारियों की विधि प्रकृत संसद में निर्मित करेगी। तो ये हमारे जो है भारत संविधान की मूल प्रति में हमने इनका अवलोकन किया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।